बात करेंगे सिंध असम्बली के इजलास की, जो कि एक बार फिर हंगामा आराई की नज़र हुआ और तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान में चारपाई ले आए और स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया। जबकि अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का इस मौका पर कहना था कि हुक्मरान जमहूरियत के कातिल हैं, उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। स्पीकर आगा सराज दुरानी की सदारत में सिंध असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो वक्फे के बाद जो वक्फा दुआ था उसके बाद कायदे के खिलाफ हलीम आदिल शेख ने नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त मांगी, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ऐवान में पीटीआई अरकान ने भरपूर एहतजाज शुरू कर दिया। स्पीकर ने हालात पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन एक नहीं उनकी चल रही थी। इसी दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान में चारपाई और बिस्तर ले आए। अपोजिशन अरकान का कहना था कि ये जमहूरियत का जनाजा। और अहम तरीन इजलास के दौरान हमजा हम देखते हैं कि चारपाई और बिस्तर कैसे ऐवान तक लाया गया। सिक्योरिटी अमला भी इस वाक़े से बेखबर रहा, उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर ये चारपाई और बिस्तर है वो कैसे आया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस बारे में क्या कह रहे थे, पहले आपको वो सुना देते हैं। कोई कंटेनर की सियासत आज ये सिंध असम्बली में करने की कोशिश कर रहा है। आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी, इसकी रिवायत नज़र नहीं आएगी कि कोई चारपाई लेके असम्बली में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और वो अपोजिशन लीडर कैमरा लेके वीडियो बना रहा है उसकी। इनके वोटर इनको इतना तंग कर रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, कि रात को सो नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए शायद चारपाई तकिया लेके असम्बली के अंदर आ गए थे। ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, कहाँ से आए ये लोग कि इस तरह की रवायात हमारी असम्बली में ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपके सूबे में गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, पानी की किल्लत है। आपकी वफाकी हुकूमत है जो आपकी आवाम के साथ, आपके वोटर के साथ इस्तेहसाल कर रही है। क्या कर लिया आपने? खामोश बैठे हुए हैं आप लोग। तो मैं समझता हूँ हमको बड़ी जिम्मेदारी के साथ और संजीदगी के साथ इस मामले को टेकअप करने की ज़रूरत है। गुफ्तगू सुनी आपने मुर्तज़ा वहाब साहब की। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि कल एक्चुअली हुआ क्या? क्या ये चंद अरकान ने अपने तय ऐसा इकदाम उठा लिया या फिर जो सिंध की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनके इल्म में था कि ऐसा होने जा रहा है? जी देखिए, बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि सिंध असम्बली की तारीख क्या है। अभी जो बजट इजलास हुआ था उसके अंदर ना पार्लिमानी लीडर को बोलने दिया, ना अपोजिशन लीडर को बोलने दिया, ना जमात इस्लामी के पार्लियामेंट लीडर, ना GDA के, और बजट पास कर दिया। और जब कल हलीम आदिल शेख साहब उठे कि जी इसी बात के ऊपर डिस्कशन करें, वो डिस्कशन भी किया। नॉर्मली आप नेशनल असम्बली, दूसरी असम्बलीज में देखते हैं कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन उठता है तो उसका माइक खोला जाता है। आगा सराज दुरानी साहब ने ये रवैया इस असम्बली के आगाज से ये रखा हुआ है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को तो घास ही नहीं डाल। सिंध असम्बली के अंदर ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप दी गई है, ना मेंबरशिप दी अपोजिशन को, ना स्टैंडिंग कमेटीज हैं, बाकायदा डिक्टेटरशिप चल रही है। और इससे हम कहते हैं जमहूरियत का जनाजा निकला। ये पहले से फैसला हुआ था कि अगर आगा सिराज दुरानी साहब नहीं बोलने देंगे हलीम आदिल शेख साहब को, तो बाकायदा फिर इसका मतलब ये है कि वो जमहूरियत चाहते ही नहीं है कि असम्बली में उसकी दमाद हो, और फिर ये एहतजाज इस शक्ल में किया जाए। अच्छा, फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध हुकूमत की, वो कहती है कि जी हम तो जमहूरियत के बड़े दावेदार हैं, तो आप कैसे इन पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जी ये जमहूरियत के खिलाफ जा रहे हैं? अच्छा जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इनका डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होगा। रूल ऑफ बिजनेस में स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर इन्होंने इस तरह बनाए हुए हैं, बाकी किसी असेंबली में नहीं है। KP देख ले, पंजाब में देख ले, सबकी स्टैंडिंग कमेटीज में अपोजिशन मेंबर है। यहाँ नहीं, स्टैंडिंग कमेटीज 60% ऑफ द बिजनेस। जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़ा होता है उसका माइक नहीं आता। मैंने लोकल बॉडीज का बिल पेश किए हुए आज 6 माह से ज़्यादा हो गया, इनफैक्ट 10 माह हो रहे हैं, और लोकल बॉडीज का इनकाद नहीं कर रहे। 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट गायब है सिंध से। और जो हाल है बजट का कि 1,25,000 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया है पिछले 12 साल, जिसका हिसाब नहीं मिलता, नजर नहीं आता जमीन पे किधर गया, और उसका जवाब देते हुए कतराते हैं। तो ये आमरीयत है। आप देख लिए पेंशन का
सिग्नल हो, किसी की चीज़ का जो चीज़ देखे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बिल्डिंग पे बिल्डिंग गिरती जाती है, कोई अफसर को पनिश नहीं होता। कोर्ट उनको, सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, सबसे करप्ट गवर्नमेंट। ठीक है तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर ये सारी बातें हम हलीम आदिल शेख साहब से भी बात हुई 2 दिन पहले, जब उनको बात ही नहीं करने दी गई थी, गुज़श्ता रोज़ भी नुक्ता एतराज़ का मामला था। हमने उनसे यही पूछा कि आप लोगों ने उस वक्त ऐसा एहतजाज क्यों नहीं किया और आप ऐसा एहतजाज क्यों नहीं कर रहे कि सिंध हुकूमत जो है वो किसी प्रेशर में आ सके। तो उन्होंने कहा कि क्या मामला होता अगर हम कुछ एहतजाज करते, हम भी क्या कॉपियाँ उठाकर उनके मुँह पर मारना शुरू कर देते। जो नेशनल असम्बली में हुआ था हमने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन 2 दिन बाद वही मामला हो गया। क्या असम्बली का तकद्दुस इससे पामाल नहीं हुआ कि अंदर चारपाई को लाया गया, एक कफन नुमा चीज़ थी कि जी के कफन है ये जमहूरियत का, कोई और तरीकाकार, बेहतर तरीकाकार नहीं हो सकता था एहतजाज का? असल में सूरत हाल ये है कि अगर मैं खड़े होकर तकरीर करूँगा तो मीडिया उसको कवर नहीं करता। अच्छा। आवाम को पता नहीं चलता कि होता क्या है, कि ऐवान में हुआ क्या। अब जब जनाजा आया है तो हर गली में कोने पे जिक्र हो रहा है कि ये जनाजा लेके क्यों आए थे, जमहूरियत किस तरह पामाल हुई, पीटीआई क्यों कह रही है कि जमहूरियत का जनाजा। एमक्यूएम पूरे बजट के दौरान 5 दिन बाकायदा बॉयकॉट करके बाहर बैठी रही, कोई कवरेज नहीं है, कुछ नहीं है। सड़क पे जाके पूछे, किसी को पता ही नहीं कि एमक्यूएम बाद में है थी या नहीं थी, या उन्हीं ने एहतजाजन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। वो कहते हैं ये तो रोज रहता है तस्वीर। जब आप कोई यूनिक चीज करते हैं तो उसकी अटेंशन सर यही यूनिक चीज़ें पंजाब में होना शुरू हो जाएं, कौमी असम्बली में होना शुरू हो जाएं, फिर बलूचिस्तान में भी हमने एक ऐसा ही मामला देखा। अभी तक तो थाने में ही लोग मौजूद हैं, ऑपोजिशन लीडर भी वहाँ पर ही मौजूद हैं। तो ये कोई अच्छी रिवायत तो नहीं होगी कि इस तरह से किया जाए? क्यों? क्योंकि अटेंशन ली जाए। नहीं, देखिए आप जो बात कह रहे हैं उसमें वजन है और मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन इसके अंदर दोनों साइड्स को जो है एक बड़ा मुतवाज़िन रवैया रखना है। जमहूरियत के कवायद हैं और अपोजिशन को ज्यादा लीवे दी जाती है, जिससे कि हुकूमत वाले के पास तो सब कुछ है। जहां लीवे ही नहीं दी जा रही तो ये सवाल आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए, आपको ये सवाल हुकूमती बेंचों से पूछना चाहिए कि ये क्या वजह है कि अपोजिशन जो है ये इसका ऐसे काम करने पे मजबूर होती है, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे बलूचिस्तान, चाहे केपी, चाहे सिंध। इससे कि अपोजिशन को अगर उसको इजहार राय के सही तरीके दिए जाए तो उसको क्यों जरूरत है ये सब। अच्छा फिरदौस नकवी साहब, देखा जाए तो हम लोग अगर इस तरह का माहौल ही बरकरार रहेगा तो तामीरी तनकीद क्यों नहीं की जाती? क्यों सिंध असम्बली का माहौल बेहतर नहीं बनाया जा सकता? और आप क्या समझते हैं किस तरह से माहौल बेहतर बनाया जा सकता है कि माहौल जो है असम्बली का साजगार रहे? जी देखिए, बात सारी है असम्बली के अंदर बुनियादी तौर पे लोगों को कहा जाता है कि वो अपनी तकारीर के जरिए, अपने बिल्स के जरिए, अपनी स्टैंडिंग कमेटी की परफॉर्मेंस के जरिए अपनी राय का इजहार करें। सिंध असेंबली में तकरीर करने नहीं दी जा रही, वो ख़त्म हो गया। स्टैंडिंग कमेटी की अपोजिशन मेंबर नहीं हो, वो ख़त्म हो गया। बिल हमने जितने लिखे आज तक, मेरे लिखे हुए बिल्स की तादाद जो है वो तकरीबन 28 है और कुल अपोजिशन के बिल जो लिखे हुए वो 140 से ज़्यादा बिल है जो 3 साल में पेश नहीं किए गए प्राइवेट में। ठीक है। तो आप बताइए कि एक लेजिस्लेटर क्या करेगा? उसका जो असेंबली का काम है उसको तो करने नहीं दिया। अब वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करे, और कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल ये है कि सिंध के अपोजिशन के किसी एमपीए को एक धेले की स्कीम नहीं। ठीक है। जब अवाम में जाता है और उसके अपने लोग पूछते हैं कि आप हमारी नुमाइंदगी कैसे कर रहे हैं, आपने तो हमारे लिए एक पानी की लाइन नहीं तो करवा सकते। ठीक है फिरदौस नकवी साहब, ठीक है, अब असेंबली के अंदर तो अपोजिशन की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, आवाज़ दबाई जा रही है, तो अब अपोजिशन क्या सोच रही है कि चलें असेंबली में तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही, क्या सड़कों पर सिंध हुकूमत के खिलाफ कुछ मामला हो सकता है, अपनी आवाज़ वहाँ पर उठाई जा सकती है, लोगों को बाहर निकाला जा सकता है? देखिए, एक ऑप्शंस हैं अच्छा जो कंसिडर किए जाते हैं, जिसके अंदर बेतहाशा होते हैं, राइट फ्रॉम द मोस्ट एक्सट्रीम ऑप्शन कि आप फ्रस्ट्रेट होके असेंबलियों से रिजाइन करते हैं, वो एक एक्सट्रीम ऑप्शन है। ठीक है। आप सड़क पे निकालें आवाम को और एजिटेट करें, वो दूसरा है। तीसरा ये कि एमपीएस खुद एजिटेट करें असेंबली के अंदर और चौराहों पे, वो भी ऑप्शन है। चौथा ये है कि जाएं, मीडिया को बुलाएं,
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जल्द से करें और सब लोग को इन्फॉर्म करें कि क्या ये सारे ऑप्शन ऑपोजिशन के पास है। लेकिन मैं समझता हूँ जो ऐवान हैं, जो जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, अगर उनको ठीक तरीके से काम करें तो उसके लिए जमहूरी अमल के लिए भी बेहतर और जमहूरियत के लिए। ठीक है, फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे और उन्होंने यही बताया जो कल सारा एपिसोड हुआ वो पहले से सोच रखा गया था कि अगर आज भी हमें मौका ना दिया गया, जिस तरह अपोजिशन लीडर साहब को पहले मौका नहीं दिया गया था और बजट पास करवा लिया गया था, अगर आज भी हमें मौका नहीं मिलता है तो फिर ये चीज़ की जाएगी और इस तरह का एहतजाज किया जाएगा, ये पहले से डिसाइडेड था। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम साहब, हम कुछ बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भी, जिन्होंने हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को दिए जाने वाले इशाइयत से खिताब किया और कहा कि मुश्किल हालात में मुल्क चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद हुकूमत ने ज़बरदस्त बजट दिया। मज़ीद वो कह रहे थे कि जब से वज़ीर-ए-आज़म बना हूँ उस वक्त से सिर्फ 10 मरतबा बाहर से मैंने खाना खाया, जिसमें से 3 दफ़ा तो आप ही लोगों के साथ मैंने खाना खाया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि महंगाई हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे मुश्किल है ये हमारे लिए, और पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि मुश्किल वक्त अब पीछे रह गया। बिल्कुल, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बजट की हिमायत पर तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ बजट मंजूरी के लिए तमाम अराकीन को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की हिदायत भी की है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से दिए जाने वाले इशाइये में बाज़ अराकीन गैर हाजिर रहे हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आमिर डोगर और वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक से तफसीलात भी मांग ली हैं और इजलास के दौरान उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाने के हवाले से भी उन्होंने हिदायत जारी की है। क्या कहा कल इशाइये के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने, आपको वो सुनाते हैं। देखेंगे कि इंशाल्लाह ये अगले 2 महीने तक जब हमारे 3 साल कंप्लीट होंगे तो और आप मजबूत और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और महंगाई का बड़ा सबसे ज़्यादा तकलीफ दह इशू इसलिए है कि आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होती है उससे, और आप इसमें भी देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम काबू पा जाएंगे, क्योंकि हमारी आबादी इतनी तेज़ी से फैल चुकी है और इतनी बढ़ चुकी है कि हम अनफॉर्चुनेटली हम अब इम्पोर्टर बन चुके हैं। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होती, वो उसके लिए रिफॉर्म्स करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह रेजिस्टेंस मिलती है। जो मुश्किल वक्त था, मैं आपको पूरे एतमाद से कह सकता हूं कि वो माशाल्लाह वो अब हमारे पीछे रह गया है। आगे अब आपको इम्प्रूवमेंट्स और रिफॉर्म्स नज़र आती रहेंगी। जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की, जो खिताब किया इशाइये के दौरान, वो आपने मुलाहिज़ा किया और वज़ीर-ए-आज़म साहब यही कह रहे हैं कि जो मुश्किल वक्त था वो अब गुजर गया और अब हम बेहतरी की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा हमजा, तहरीक इंसाफ की हम बात करें, इमरान खान की बात करें, तहरीक इंसाफ ने अवाम से जो सबसे अहम वादा किया था, ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं। वो वादा ये था कि गरीब जो तबका है, जो गरीब हैं, उनको 50 लाख घर बनाने का उन्होंने कहा था कि ये अज़्म किया था कि 50 लाख घर बना के देंगे। और इस साल में उन्होंने कहा था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके लिए कम आमदनी वाले तबके को रियायती शरह पर कर्जे भी दिलवाने का ऐलान किया गया था। अच्छा, अभी तक अगर हम बात करें ना तो 1500 हाउसिंग यूनिट्स हवाले कर दिए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों में 5000 यूनिट्स ज़ेर तामीर भी हैं। और इस रफ्तार से हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक अगर एक अंदाज़ा लगा लिया जाए और जो एक्सपर्ट का किसी का ओपिनियन ले लिया जाए, तो वो ये कहते हैं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत सिर्फ 1% ही शायद हदफ पूरा हो सकेगा और निजी शोबा नफ़े के लिए काम कर रहा होता है। और हाउसिंग मार्केट के मामले में फ़वाइद कम आमदनी वाले तबके के लिए किसी भी बिजनेस मॉडल को कबूल नहीं होता। बिल्कुल हमजा, जबकि मार्केट की अगर इस नाकामी की बात की जाए तो फ़वाइद के स्ट्रक्चर में तब्दीली के ज़रिए दूर भी किया जा सकता है। और एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर 5 साल में सालाना शरह की बात की जाए तो नफ़ा 10% होगा, और यही निजी सरमायाकारों के लिए अगर पुरकशिश नहीं होगा, बिल्कुल भी ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो कहेंगे ये पुरकशिश नहीं है उनके लिए। और 5 साल के अगर अरसे की बात की जाए तो उसको निस्फ कर दिया जाए तो जो शरह नफ़ा है वो दुगनी हो जाएगी, यानी कि 20% जो है वो हो जाएगी। और एक हाउसिंग स्कीम की प्लानिंग और स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए NOC हासिल करने में ये कहा जा रहा है कि जी 3 साल का अरसा दरकार होता है, इसे कम करके 6 माह तक लाया जा सकता है। तो अगर ये लेके आया जाए तो इससे भी जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। अब प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, मतलब कहाँ पर गलती हो रही है, और क्या वाकई ऐसा है कि स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, जो वादा किया गया था शायद वो पूरा नहीं होगा, और जब मुद्दत पूरी हो रही होगी तब सिर्फ 1% ही जो है घर बन पाएंगे। इसी पर बात कर लेंगे साबिक चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन शेखानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। क्या ये जो कहा जा रहा है कि रफ्तार बहुत सुस्त है, नया पाकिस्तान हाउसिंग के घर तामीर हो रहे हैं बहुत सुस्त रवि से, और इस रफ्तार से तो 5 साल में हुकूमत बमुश्किल वादे के मुताबिक सिर्फ 1% घर बना सकेगी, ये बात दुरुस्त है? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, जो रफ्तार है उससे तो बिल्कुल इसी तरह जाहिर हो रहा है
लेकिन हर्डल्स भी बहुत हैं। देखिए 1 साल हुआ है इस पैकेज को आए हुए और इन चीज़ों को शुरू करने में, लेकिन पॉलिसीज हमारी फाइनलाइज नहीं हो पा रही। कुछ जगहों पे काफ़ी हर्डल्स आ रहे हैं, कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के इश्यूज आ रहे हैं, कहीं आपका फेडरल जो पॉलिसीज है वो डिसाइड नहीं हो पा रही। देखिए हाउसिंग को अगर आप प्राइवेट सेक्टर को कहेंगे तो ये आपके लिए पॉसिबल होगा। और उनको हमें आज क्या डर लग रहा है, मैं आप सबको ये बताऊं, जैसे आपने कहा प्राइवेट सेक्टर मुनाफे के लिए काम करता है, हमें ये लग रहा है कि अगर हम ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो ये कॉस्ट भी हमारी पूरी नहीं होगी, इसलिए कि इसकी स्पेशल कॉस्ट है, इसकी स्पेशल कॉस्ट है और मटेरियल कॉस्ट इतनी बढ़ रही है कि हमें ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोलैप्स हो तो ये गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे ऊपर सबके ऊपर इल्जाम आ जाएंगे। खुद ये कंडीशन है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर स्टील की, सीमेंट की, इन चीजों की प्राइस को कांस्टेंट नहीं करेंगे। आज मुझसे एक लो कास्ट हाउसिंग के लिए, एक अपार्टमेंट के लिए कहा जा रहा है कि इसको 30 लाख का होना चाहिए। अच्छा। अगर मैं इसको वर्किंग करता हूं तो 3 साल अगर लगते हैं या 2 साल का वो प्रोजेक्ट होता है तो इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ रहा है। जब हम ये बात शुरू कर रहे थे तो 1 लाख रुपए टन स्टील था और आज 1.5 लाख रुपए टन है। तो ऐसा ना हो कि हम प्राइवेट सेक्टर कहीं फंस जाए। तो हम इस डर से इन चीजों से गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि हमें स्टील की प्राइस फिक्स दी जाए, हमें सीमेंट की प्राइस फिक्स दी जाए। कुछ चीजों को अगर गवर्नमेंट खुद प्लान नहीं करेगी तो मैं नहीं समझता ये चीजें उस तरीके से आम आदमी को मिल सके और प्राइवेट सेक्टर भागेगा। और उसको ये भी डर है कि अल्लाह ना करे कहीं ऐसे इश्यूज ना आ जाए, कहीं कोर्ट के इश्यूज ना आ जाए, कहीं आपके नैब के कोई इश्यूज ना आ जाए। तो इन सबको भी हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये बहुत बड़े इश्यूज हो जाएंगे। और लोगों के आपने पैसे ले लिए और उनसे वादा कर लिया तो ये तो प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मोहसिन साहब, अगर बात की जाए हुकूमत की और मालियाती इदारों की और तामीराती कंपनीज को, आप क्या समझते हैं इनको मिलकर नए हाउसिंग मॉडल में क्या क्या फीचर्स देने चाहिए? देखें अभी तो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं और टेक्नोलॉजीज को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसमें फाइनेंस तो बहुत अच्छा हमने डिजाइन कर दिया है, लेकिन वो एक आम आदमी के लिए हमने डिजाइन किया है जिसको एक जब स्टार्ट होगा जब वो पोजीशन ले लेगा। लेकिन उस दरमियान में बनाने के लिए अगर मैं फाइनेंस लेता हूँ, इसलिए कि वो आम आदमी तो पैसे नहीं दे रहा, मुझे तो वो फाइनेंस बैंक से लेना है, तो मुझे वही रेट मिल रहा है जो मार्केट रेट है, तो मैं वो कॉस्ट भी तो शामिल होगी ना उसकी। तो उसको अगर आपको कंसिडर नहीं करेंगे उसी तरह 3% पे, 5% पे, ताकि वो घर बन जाए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उस तरीके ठीक है वो फाइनेंशियल कॉस्ट वो ऐसे होंगे, यूज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज को भी डिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कल कोई चीज यूटिलिटीज वहां मौजूद ना हो, लोग क्या करेंगे? और लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको पानी, बिजली, गैस, एनवायरनमेंट सब चाहिए, तो वो चीजों को भी, तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क है, आसान नहीं है नॉर्मली। ठीक है मोहसिन शेखानी साहब, ये भी बताइएगा कि बैंक्स को कहा गया था कि कर्जों के हवाले से आप क्या समझ रहे हैं, हाउसिंग में जो बैंकिंग का किरदार है वो दुरुस्त जा रहा है या फिर अभी आप देख रहे हैं कि खुश दिली से बैंक हिस्सा नहीं ले रहे हैं इसके अंदर? देखिए बैंक के पास क्लाइंट आएगा तो वो लेंगे। बैंक को अगर आप कहेंगे रेडी प्रॉपर्टी होगी तो आप फाइनेंस करेंगे। जब तक आप डेवलपर को फाइनेंस नहीं करेंगे उस रेट पे, जिस रेट पे आप उसको दे रहे हैं, तो ये सेटलमेंट नहीं होगा। हम लोग तो पब्लिक पैसे लेके प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, नॉर्मली लैंड हमारी होती है, अनाउंसमेंट करते हैं, जो पैसे आ रहे होते हैं उसी से। ये प्रोजेक्ट में पब्लिक से पैसे आने नहीं है, 10% आने, 10% गवर्नमेंट देने, 80% पैसे फाइनेंस होने। तो उसको अगर आप लॉन्ग टर्म ऐसा कोई डिजाइन नहीं करेंगे जिसमें कम इंटरेस्ट हो, इसलिए कि अल्टीमेटली वो कॉस्ट उस फ्लैट पे जानी है, तो उसको भी तो आपको डिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वो लोग कब आएंगे आपके पास, मैं कब जाऊंगा काम करने, जब मुझे कोई डर नहीं होगा और मैं ये नहीं समझूंगा कि मैं वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकूंगा। मैं जब ये समझूंगा उस प्रोजेक्ट में मुझे डर लग रहा है तो मैं नहीं करूंगा वो, इसलिए कि वो लायबिलिटी मैं कैसे ले लूंगा, फिर गवर्नमेंट के इश्यूज भी अलग आएंगे, आपको पता है। और फिर फाइनेंस बैंक से एक दफा आपने ले लिया तो आपके सर्वाइवल नहीं है ना, इतने बड़े पैसे हैं, कहीं 10 अरब है, कहीं 20 अरब है, तो तब जाके ये प्रोजेक्ट 10,000 अपार्टमेंट कंप्लीट होंगे। ठीक है मोहसिन शेखानी साहब, ये भी बताइएगा कि एक हाउसिंग स्कीम की प्लानिंग और उस स्कीम को अमली जामा पहनाने के हवाले से कहा जाता है कि एनओसी लेने के लिए तकरीबन 3 साल का वक्त लगता है। क्या ये दुरुस्त बात है? इसको कैसे कम किया जा सकता है और अगर कम किया जाए तो फ़ायदा क्या होगा? देखिए ये 3 साल का वक्त लगना नहीं चाहिए, ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से और जो डिपार्टमेंट है उनकी वजह से लगता है। आपको डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा, ऑटोमेशन पे जाना पड़ेगा, आपको सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे, ये अप्रूवल आपकी, मैं समझता हूँ
कि 1 महीने में हो सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे पॉलिसीज बना दे, ऑनलाइन हम सबमिशन ले, ऑनलाइन इन चीजों को अप्रूव कर दे और ये डिफरेंट महकमों में ना जाती रहे, सब महकमों को एक जगह बिठा ले तो मैं समझता हूँ ये पर में अप्रूवल हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर डिजिटल कर दिया जाए सारे मामले को तो ये टाइम कम लगेगा और इसके अंदर आसानी भी बहुत हो जाएगी और जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा शफाफ भी हो जाएगा। मोहसिन शेखानी साहब बहुत शुक्रिया, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अगर हम घर की बात करें तो ये आम आदमी का एक मसला है, हर आम आदमी या हर शख्स ये चाहता है कि मेरी अपनी छत हो। उसके लिए अगर ये कुछ मसाइल आ रहे हैं और जब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू मामलात होने हैं तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, जिस वजह से अभी ये लोग परेशान नजर आ रहे हैं कि हम किस तरह से हाथ डालें। हमें लग रहा है कि हमें खुद ही बहुत नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए ताकि आम आदमी तक जो है ना अपनी जो छत का ख्वाब है वो पूरा हो जाए। हमें आप पे ब्रेक लेनी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।